बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हमारी जो यूनिट नंबर 2 चल रही है, सेकंड यूनिट, जिसमें कि हम CFT एप्लीकेशंस देख रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो CFT एप्लीकेशंस में हमने क्या है, अष्टफल के क्षेत्र में चुंबकीय गुण देख लिए थे, और आज हम चर्चा करेंगे चतुष्फल के क्षेत्र में चुंबकीय गुणधर्म। आज का हमारा टॉपिक है चतुष्फलकीय क्षेत्र में चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म, ठीक है। अब देखो, चतुष्फलकीय क्षेत्र में चुंबकीय गुणधर्म की जब बात आती है तो सबसे पहले हमें चतुष्फलकीय क्षेत्र में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दिमाग में रहनी चाहिए कि किस प्रकार से d ऑर्बिटल जो हैं वो स्प्लिट होते हैं। ठीक है, देखो d ऑर्बिटल जो स्प्लिट होते हैं चतुष्फलकीय क्षेत्र में, उसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरह से है। ये क्यों है, ये सब हम देख चुके हैं कि जो T2G कक्षक थे, यानी T2 जिनको हम कहेंगे, वो उच्च ऊर्जा पर चले जाते हैं, और EG यानी कि E कक्षक जो हैं वो निम्न ऊर्जा पर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर G नहीं लगाते हैं T2G, T2 और E के बाद में डिजनरेसी ख़त्म होने के कारण नहीं लगाते हैं। समभ्रंशता यानी कि यहाँ पर कोई सममितता नहीं पाई जाती है चतुष्फलकीय ज्यामिति में, इसलिए यहाँ पर ये G नहीं लगाया जाता है, डिजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा दिमाग में कि जब भी चतुष्फल के क्षेत्र की बात आती है तो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये आपके हायर एनर्जी के हो जाएंगे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और ये आपके dxy dyz dzx हायर एनर्जी पे चले जाएंगे। अब आपको देखना है कि चतुष्फल के क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण, आपका जो सूत्र है वो सेम ही रहेगा, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n n+2, सूत्र बदलने वाला नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इसकी इकाई भी वही बोर मैग्नेटॉन, और यह n इज इक्वल टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, d कक्षक में, d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, दोनों को टोटल मिला के देखना है, T2G और EG। ठीक, अब देखो ये सारी चीज़ वही रहेंगी जो अष्टफलकीय में थी, सूत्र वही रहेगा, n का मतलब भी वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और d ऑर्बिटल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम शुरू करते हैं चुंबकीय आघूर्ण निकालने की प्रक्रिया, चुंबकीय गुण ज्ञात करने की प्रक्रिया। तो हम पूरे D1 to D10 करते हैं, D1 से लेकर D10 तक। तो देखो, अगर आपसे D1 का कहा जाए, आपको पहला एग्जाम्पल दे दिया, D1 जो है किसी संकुल में केंद्रीय धातु का D1 विन्यास है। ठीक है, और वहाँ पर आपको क्या है, चुंबकीय गुण उसके बताने, चुंबकीय आघूर्ण उसका बताना है। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या है, निम्न ऊर्जा में जाता है, तो यहाँ पर भरेगा नीचे। तो देखो यहाँ पर सूत्र के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएं तो म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n का मान 1 है, 1+2 कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 + 1 3 × 1 3। या तो आप ये लिख दो बोर मैग्नेटॉन, या मैंने आपको वैल्यू बताई थी
कि √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73, यानी कि आप ये लिख सकते हो μ = 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो D1 कन्फिग्रेशन के चुंबकीय गुण हम बता सकते हैं, उसका चुंबकीय आघूर्ण निकल के आ जाएगा, यानी D1 कन्फिग्रेशन अनुचुंबकीय होगा और उसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। ठीक है, अब देखो अगर यहीं पर वो D2 कन्फिग्रेशन की बात कर लेता है, किसकी? D2, तो D2 कन्फिग्रेशन की बात जब करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो अब देखो μ = क्या हो जाएगा, √2 + 2, ये हो जाएगा। तो μ = क्या जाएगा, √2 + 2 4 × 2 8, और मैंने आपको बताया था μ = यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है तो वैल्यू 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन होती है, 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन होती है। ठीक है, अब देखो अष्टफलकीय के अंदर D1 से लेकर D3 तक, D1 से लेकर D3 तक SFL या WFL का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं, यानी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर D1 से D2 पर नहीं पड़ेगा, अगर D3 आ गया तो प्रबल और दुर्बल का प्रभाव पड़ेगा। चतुष्फलकीय में खास तौर से ध्यान रखना है, चतुष्फलकीय क्षेत्र में D2 के बाद D3 से ही प्रबल दुर्बल का प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो देखो अब प्रबल दुर्बल के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। इधर मैं आपको वैल्यू और लिख देता हूँ, n = 1, इसका मतलब μ की जो वैल्यू है μ = 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, n = 2, μ = 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन, n = 3, μ हो जाएगा इसके लिए 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, यदि n = 4 है तो μ की वैल्यू जो है वो 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन, और यदि n = 5 है तो μ की वैल्यू जो है आपकी 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, वैसे ये वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखो ये d ऑर्बिटल जो है ये मैं लिख रहा हूँ SFL, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल लिगेंड के प्रेजेंस में। ठीक है, और इधर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ WFL, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर जो है ये, ठीक है, ये मैं बार बार कई बार बता चुका हूँ, SFL और WFL, इसका मतलब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है और इसका मतलब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। ठीक है, अब देखो यदि वो D3 कन्फिग्रेशन की बात करता है, किसकी कर रहा है, D3 कन्फिग्रेशन की, तो देखो D3 कन्फिग्रेशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं एक एक तो दोनों में बढ़ जाएगा चतुष्फलकीय
अब जो तीसरा बचा है वो SFL प्रबल लिगेंड है तो युग्मित होगा। क्या होगा? युग्मित। ऐसे ही इसमें एक एक पहले भर दिया। अब यहाँ पर दुर्बल लिगेंड है तो वो युग्मित नहीं होकर ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यदि हम म्यू निकालें तो देखो म्यू इज इक्वल टू √n(n+2), यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा? अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.73 बोर मैग्नेटॉन। सामने लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1 आ गया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर यदि म्यू की बात करें, फॉर्मूला सेम रहेगा n+2, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो देखो 3 के लिए हम डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.87 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। आप निकालना चाहो पूरे फार्मूला से तो वो भी निकाल सकते हो, वैल्यू रख सकते हो n की जगह, ठीक है। तो देखो D3 के लिए अलग अलग मान आ रहा है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में 1.73 और वीक लिगेंड के प्रेजेंस में 3.87 बोर मैग्नेटॉन, ठीक। अगला देखो, यदि D4 कन्फिग्रेशन है, किसी संकुल के अंदर D4 विन्यास है, तो उसके लिए यदि चुंबकीय गुण पूछे जाएं या चुंबकीय आघूर्ण निकलवाया जाए चतुष्फलकीय क्षेत्र में, तो हमें ध्यान रखना है 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो चौथा भी युग्मित होगा अगर प्रबल लिगेंड है, ठीक है। और दुर्बल है तो युग्मित नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो गया, ठीक। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो n इज इक्वल टू जब 0 हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्रति चुंबकीय हो जाएगा और इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इधर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है, n इज इक्वल टू 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और n इज इक्वल टू 4 होने पर 4.90 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो D4 के लिए भी अलग अलग है, प्रबल के प्रेजेंस में 0 और दुर्बल के प्रेजेंस में 4.90 बोर मैग्नेटॉन। चलो D5 की बात करते हैं। D5 कन्फिग्रेशन है। अब D5 कन्फिग्रेशन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यहाँ फिल पूरे हो चुके हैं, तो अब ऊपर जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, ठीक। इधर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक में भरा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 हो गया तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? 1.73 बोर मैग्नेटॉन। इधर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट लेवल पर पहुँच चुके हैं, 5 हो चुके हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? 5.92 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगी। 5.92 बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और 5 के लिए 5.92 बोर मैग्नेटॉन होता है, ठीक है। ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं, D6 की बात करते हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में क्या इफेक्ट आता है? तो देखो D6 कन्फिग्रेशन, अब देखो यहाँ पर पेयरिंग नहीं करनी है, क्योंकि हुंडी के नियम से पहले सारे समान कक्षकों में समान इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इसमें चला गया। उसमें D6 की बात करें तो इसमें अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी, जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर आकर पेयरिंग करनी है, ऐसा नहीं यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक। तो देखो यहाँ पर अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। कितनी हो गई? 2। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 2 हो गई तो यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2.83 बोर मैग्नेटॉन। 2.83 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर अब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होने के बाद अब डिक्रीज होने लग गए, फिर से 4 रह गए, तो 4 का मतलब फिर से 4.90 वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू डिफरेंस आ रहा है अभी भी। आगे देखते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में D7 कन्फिग्रेशन आ रहा है तो D7 कन्फिग्रेशन के लिए SFL WF सेल में क्या वैल्यू होगी? इसकी म्यू की चुंबकीय आघूर्ण की। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 ये भरे, 5, 6 और 7 हुआ, एक और बचा इसमें। इसकी बात करें तो अगला युग्मन हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और उधर घट रही है, तो यहाँ पर 3 हो गए, तो 3 हो गए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के लिए सामने लिखी हुई है 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक, इधर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 3 है, कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, दोनों तरफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, तो यहाँ पर D7 पर क्या आ जाएगी, समानता आ जाएगी, तो वैल्यू क्या रह जाएगी यहाँ पर 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। तो देखो यहाँ भी 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन है और यहाँ पर भी 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में D7 से ही समानता आ जाती है, जबकि अष्टफलकीय में D8 से आती है, D8, D9, D10, या D8 के बाद भी आगे जाते हैं तो फिर क्या आती है, असमानता आती है, यानी 8 के बाद आती है, 8, 9, 10 3 में, वहाँ पर 7 पर समानता नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के बाद चलो आगे देख ही लेते हैं, D8, तो 8 में फिर पेयरिंग, तो इधर भी पेयरिंग हो जाएगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर भी 2 हैं और उधर भी 2 हैं, तो 2 के लिए क्या वैल्यू रह जाएगी 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी जो है वो भी 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। इसी तरह से D9 फिर युग्मन, इधर भी पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 रह गया अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 रह गया, तो 1 का हो जाएगा अपना 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। इसी तरह से इधर 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी और दोनों में इक्वल 1.73। ठीक है, और अगर D10 की बात कर ली जाए स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में, तो ये भी युग्मन और ये भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय आघूर्ण 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये D1 to D10 आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया फॉर चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल क्षेत्र के लिए। ठीक है, अब आपको कोई भी एग्जाम्पल दे, कोई भी संकुल दे वो XYZ, तो आपको उस संकुल का डी कन्फिग्रेशन निकालना है। एक काम करना है, सबसे पहले कोई भी संकुल दे XYZ और कहे इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए या इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए, तो आपको डी कन्फिग्रेशन निकालना है। क्या करना है, डी कक्षक का विन्यास। डी कक्षक विन्यास निकालने के बाद देखना है कि वो किस में ज्ञात करवाना चाहता है, अष्टफलकीय में या चतुष्फलकीय में, तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने जैसे सिखाया है इस तरह से निकालना होगा। तो देखो इस सब से एक फाइनल डिसीजन निकलता है। देखो पहला नोट तो ये बनता है कि D1 और D2 के लिए SFL या WFL कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट यहाँ पर ये निकलता है कि D7 से यहाँ पर क्या है, सिमिलर वैल्यूज आ जाती हैं, तो D7, D8, D9 और D10। ठीक है, इन पर भी WFL, SFL या WFL का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि D7 विन्यास हो, लिगेंड कैसा ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, D8 हो कोई नहीं पड़ेगा, D9 हो, D10 हो, या फिर D1 और D2। ठीक है, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, फिर तीसरा नोट हमारा आ जाता है D3 पर पड़ेगा, D4 पर, D5 पर और D6 पर।
इन सब के सब पर क्या है, SFL या WFL का प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन हमारा ये हो गया कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में D1, D2, D7, D8, D9 और D10 ये विन्यास होने पर प्रबल या दुर्बल लिगैंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान समान आता है, चाहे फिर लिगैंड जो है वो कैसा भी हो। अगर D3, D4, D5 और D6 कन्फिग्रेशन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर केंद्रीय धातु का यदि इनमें से कोई विन्यास है, तो फिर आपको आवश्यक रूप से लिगैंड देखना है वो प्रबल है या दुर्बल है। अगर ये है तो आपको लिगैंड देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये विन्यास हैं D3, D4, D5, D6, तो फिर आपको चतुष्फलकीय क्षेत्र में लिगैंड देखना होगा कि वो प्रबल लिगैंड है या फिर दुर्बल लिगैंड है। तब जाकर हम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान जो है वो ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है।